गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटा आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की अलजेब्रा की। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। अब न्यू चैप्टर है हमारा अलजेब्रा। अब बात आती है व्हाट इज अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या होता है। देखिए, जिस तरीके से आपने लास्ट क्लास में और प्रीवियस चैप्टर्स में आपने क्या पढ़ा है, अर्थमेटिक के बारे में पढ़ा है। अर्थमेटिक का मतलब ये होता है कि आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, नंबर्स को ऐड करना, नंबर्स को माइनस करना, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, नंबर्स को डिवाइड करना। इसी तरीके से आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, ज्योमेट्री के अंदर आपने एक स्क्वायर पढ़े हैं, सर्कल्स पढ़े हैं, ठीक है, रेक्टेंगल्स पढ़े हैं। तो ये सब चीज आपने डिफरेंट चीज आपने पढ़ी है। जैसे इस ब्रांच को हम कहते थे अर्थमेटिक, क्या कहते थे, अर्थमेटिक, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे इसको कहते थे हम ज्योमेट्री, अर्थमेटिक ये हो गई हमारी ब्रांच, अर्थमेटिक ये हो गई हमारी ज्योमेट्री, ठीक है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स की एक ब्रांच और होती है, वो होती है अलजेब्रा। इस ब्रांच के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड पढ़ते हैं, ठीक है, ए टू जेड हम डिस्कस करते हैं। और ठीक है, ऐसी ब्रांच जिसमें हम एक्स वाई जेड यानी ए टू जेड हम पढ़ते हैं। ए टू जेड जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं हम उनको पढ़ते हैं, यानी ए टू जेड सारे इसके अंदर अल्फाबेट्स आते हैं, ठीक है। यानी अल्फाबेट्स होते हैं और हमारे नंबर्स भी होते हैं विद ऑपरेशंस। तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2x + 5 ये हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक टर्म है, ठीक है। इसके अंदर ये पूरी क्या कहलाई जाएगी, हमारी एक अलजेब्रिक टर्म कहलाई जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाया जाएगा, ठीक है। क्या कहला जाएगा, ये हमारा कहला जाएगा अलजेब्रिक ठीक है, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। या हम इसको क्या कहेंगे, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स भी कह सकते हैं, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और हमारे एक्स वाई जेड जो होते हैं वो होते हैं हमारे इसके अंदर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है बेटा जो चीज हमारा क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यू को रखते जाए एक्स की, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर क्या आते जाएंगे, मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इन पूरे टर्म को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक टर्म भी कह सकते हैं हम, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। क्लियर। तो ये हुआ हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 11.1। बाकी चीज आपको इससे क्लियर हो जाएगी एक्सरसाइज 11.1 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 पे जो है हमारा क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूल विच गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न्स, यूज द वेरिएबल टू राइट द रूल, ठीक है। द पैटर्न ऑफ द लेटर टी, ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ए पार्ट है। ए पार्ट के अंदर क्या रखा है, अ पैटर्न ऑफ लेटर, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी। अब देखिए ये टी आपका किससे बना है, मैच स्टिक से बना है, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी मैच स्टिक यूज हुई होंगी, 2, 1 और 2। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा, जैसे हमने क्या करा, लेट करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। अगर हम इसको लेट करते हैं, लेट दी वन मैच स्टिक इज एक्स, ठीक है। अगर हमने ये माना कि अगर हमारी इसके अंदर एक मैच स्टिक क्या है, हमारी 1x है, लेट द वन मैच स्टिक इक्वल टू x, ठीक है। तो हमें ये बतानी है कि इसके अंदर कितनी मैच स्टिक्स हमें यूज हुई हैं। सो रिक्वायर्ड रूल इक्वल टू 2 into n, यानी हमें इसके अंदर कितने मैच स्टिक यूज हुई है, 2n यूज हुई है। देखिए 2 मैच स्टिक हो गए तो उसके लिए 2 आ गया, सॉरी 2 into x,
2 इंटू एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, ठीक है। या आप इसमें कर सकते हैं लेट द नंबर ऑफ, भी कर सकते हैं लेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आर एक्स मान लीजिए, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आर एक्स मान लीजिए, तो द रिक्वायर्ड रूल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर। अगर आप उसको n मानने हैं तो 2n हो जाएगा, अगर इसको आप y मानने हैं तो 2y हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बी पार्ट की बात करते हैं। जैसे हमें किसका पैटर्न बताना है, पैटर्न ऑफ लेटर z। तो पैटर्न ऑफ लेटर z क्या हो जाएगा, पैटर्न ऑफ लेटर z क्या हो जाएगा हमारा, देखिए z जो हमारा लेटर है वो कितनी मैच स्टिक से बना होगा, 3 मैच स्टिक से बना होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज कर देंगे, 3x, जहां पे x क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, ठीक है। क्लियर। ऐसे ही आपका पैटर्न ऑफ सी पार्ट की बात करेंगे हम। सी पार्ट में क्या है, u, पैटर्न ऑफ लेटर u, इसके लिए भी क्या यूज हो जाएगा, 3x, यानी जितनी मैच स्टिक्स हैं उतनी काउंटिंग लिखिए और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी आपको खुद करने हैं, ठीक है। इसी की हेल्प से कुछ नहीं करना, मैच स्टिक्स गिननी है आपको, वो काउंटिंग लिखनी है, उसमें x की मल्टीप्लाई कर देनी है। क्योंकि x की मल्टीप्लाई क्यों कर देंगे, क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, ठीक है। क्लियर। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 पे। We already know that the rule of the pattern L, C and F, ठीक है। Some of the letters from question number 1 give the same rule as the given by L. Which are these and does these happen? देखिए इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा L लेटर बना था, उस L लेटर का पैटर्न हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, हमारा जो एल लेटर था, एल लेटर का पैटर्न बना था हमारा 2x, जहां पे x आता नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा है कि एल के सिमिलर और कौन कौन से ऐसे अल्फाबेट्स होंगे जिसका पैटर्न, जिसका जो हमारा रूल होगा वो सेम 2x होगा। तो देखिए जरा आप अपने अल्फाबेट्स देखिए, देखिए टी को देखिए, टी का भी तो 2x हो सकता है आराम से, ठीक है। इसके अलावा बी को देखिए, बी का भी 2x हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से लेटर होंगे, टी एंड बी, जिनका सेम क्या होगा, सेम रूल होगा जैसे हमारा एल का रूल था, ठीक है। तो आप इसमें लिख देंगे द लेटर टी एंड बी हैज द सेम पैटर्न 2x, लिख देंगे द लेटर the letter T and B has same pattern, has same pattern to X, ठीक है। the letter B and B has the same pattern to X since two matchsticks used in both letters, ठीक है। यानी इन दोनों के अंदर दो ही मैचस्टिक्स यूज हुई है, जैसे कि हमारे लेटर एल के अंदर हुई थी। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बहुत आसान आसान से पैटर्न्स हैं इनके, जिनके हमें रूल बनाने हैं। कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, दे आर द 5 कैडेट्स इन अ रो, व्हाट इज द रूल which gives the number of cadets and which gives the number of cadets given the number of rows using the n is equal to number of rows। तो उन्होंने कहा है नंबर ऑफ रोज को क्या मानना है आपको, नंबर ऑफ रोज माननी है आपको n, क्या माननी है, नंबर ऑफ रोज n, और कैडेट कितने हैं ईच रो में, कैडेट इन
कैडेट्स इन ईच रो इक्वल टू 5 है। यानी एक रो के अंदर 5 कैडेट हैं और रो कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, n। तो हमें बताना है इसका रूल क्या बनेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हो जाएंगे हमारे, तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इक्वल टू कितने हो गए, 5 इंटू n। एक रो में 5 कैडेट हैं, n रो है, तो टोटल कैडेट कितने हो गए, 5 इंटू n। एग्जाम्पल के लिए मानो इस रो में 5 कैडेट हैं, इस रो में 5 कैडेट हैं, इस रो में 5 कैडेट हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो इनको सबको ऐड कर दीजिए 5 5 5 5 करके, या 5 इंटू जितनी रो है, मानो अगर ये हमारी n रोज है तो हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू n हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। देयर आर द 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, let the total number of mangoes in the term of the number of boxes, use b for the number of boxes। सिंपल इसके अंदर भी यही चीज है कि एक बॉक्स में कितने हमारे मैंगोज हैं, 50 मैंगोज है, और टोटल बॉक्स कितने हैं, b बॉक्सेस है टोटल। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, let number of boxes equal to b and total number of mangoes in a box equal to 50। यानी एक बॉक्स के टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स इक्वल टू 50, यानी एक बॉक्स के अंदर हमारे 50 मैंगोज है और नंबर ऑफ बॉक्स क्या माने हमने, b माने। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स करो, इन वन बॉक्स। ठीक है, तो टोटल मैंगोज हम कैसे निकालेंगे, टोटल मैंगोज इन ऑल बॉक्सेस इक्वल टू 50 इंटू बी। यानी एक बॉक्स में 50 मैंगोज है और टोटल बॉक्स कितने हम पे, बी, तो क्या कर देंगे हमें 50 इंटू बी कर देंगे। समझे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। एक टीचर ने 5 पेंसिल हर स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करी। ठीक है, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज एज फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बेटा ये भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें हम क्या मांगेंगे कि हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम मानेंगे एस, और एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल्स दी, 5, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी हो जाएंगी, 5 इंटू एस, दैट इज 5s। सिंपल। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए आपको खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बर्ड फ्लाई 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक बर्ड जो है वो 1 किलोमीटर फ्लाई करता है 1 मिनट के अंदर। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन द टर्म्स ऑफ फ्लाइंग इन मिनट्स यूजिंग टी फॉर द फ्लाइंग इन द मिनट्स। तो देखिए सबसे पहले हम मानते हैं टाइम टेकन बाय बर्ड इक्वल टू टी सेकेंड। यानी हमने ये माना सेकंड, सॉरी मिनट्स ले लिए क्योंकि सेकंड बहुत छोटा हो जाएगा। टी मिनट। ठीक है, हमने ये माना कि टाइम कितना ले रहे हैं वो बर्ड उड़ने में, बेटा एक बर्ड है यहाँ पे, टाइम टेकन बाय बर्ड्स इक्वल टू टी मिनट। द स्पीड ऑफ द बर्ड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। क्या हो है स्पीड, स्पीड ऑफ बर्ड इक्वल टू 1 किलोमीटर, किलोमीटर कितने दे रखा है, 1 किलोमीटर पर मिनट, पर
मिनट। ठीक है, यानी देखिए हमने माना कि लेट टाइम टेकन बाय बर्ड इक्वल टू टी मिनट्स ले रहा है। एक बर्ड जो है वो फ्लाइंग करने में टी मिनट्स ले रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ द बर्ड कितनी है, 1 किलोमीटर पर मिनट। 1 किलोमीटर पर मिनट का क्या मतलब हुआ कि 1 मिनट के अंदर वो 1 किलोमीटर क्या करती है, फ्लाई करती है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या निकालनी थी, हमें इसके अंदर निकालनी थी इसकी डिस्टेंस। ठीक, तो therefore distance traveled by bird equal to speed into time। आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं, उस फॉर्मूले से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी थी, 1 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम कितना ले रहा है, ये टी ले रहा है, टी मिनट। तो हमारा आंसर कितना आ गया, टी में, टी किलोमीटर। कितना आंसर आया हमारा, टी किलोमीटर। ठीक है, कितना आया हमारा आंसर, टी किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली। एक राधा जो है वो डॉट रंगोली बना रही है, यानी डॉटेड से वो क्या बना रही है, रंगोली को ड्रॉ कर रही है। A beautiful pattern of line joining the dots with the chalk outer of the figure. She has 8 dots in a row. Then how many dots will her rangoli have the R rows? ठीक है, यानी इन्होंने कहा है कि एक रो के अंदर 8 डॉट्स है, एक एक 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से एक रो है जिसके अंदर 8 डॉट्स है। और ऐसी कितनी रोज दे रखी है, रोज है हमारी R। ठीक है, तो नंबर ऑफ डॉट्स इन a रो इक्वल टू 8, यानी नंबर ऑफ डॉट्स इन a रो इक्वल टू 8, यानी एक रो के अंदर कितने डॉट्स हैं, 8 डॉट्स हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ रोज इक्वल टू, नंबर ऑफ रोज कितनी मानी हमने, R। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इसके अंदर कि हाउ मेनी डॉट्स विल द रंगोली हैव द R रोज, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर, हाउ मेनी डॉट्स देयर इफ देयर आर 8 रोज एंड इफ देयर 10 रोज। ठीक है, देखिए इन्होंने इसके अंदर 2 पार्ट पूछे हैं। इन्होंने पूछा है कि अगर इसके अंदर आर डॉट्स, अगर इसके अंदर हमारी आर रोज है, सॉरी 8 रोज है, तो उसका पैटर्न क्या होगा। और दूसरे पार्ट में पूछा है कि अगर इसके अंदर 10 रोज है तो उसका पैटर्न हमारा क्या होगा। ठीक है, तो दोनों से हम इसको निकालते हैं। देखिए नंबर ऑफ डॉट्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ डॉट्स होंगी 8 इंटू आर। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक रो के अंदर 8 डॉट्स है और टोटल हमारे पास R रोज है, तो नंबर ऑफ डॉट्स कितनी हो गई, 8R हो गई। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा है, अगर पहली कंडीशन यानी फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, इफ देयर आर 8 डॉट्स, 8 रोज, if there are 8 rows, then total number of dots, then total number of dots कितनी होंगी बेटा, टोटल नंबर डॉट्स कितनी होंगी। अब इसमें R की जगह क्या रख सकते हैं, हम 8 रख सकते हैं, क्योंकि R को हम क्या माना था हमने, नंबर ऑफ रोज। तो पहले पार्ट में हमें क्या पूछ कहा है इन्होंने कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 8, तो 8 इंटू 8 दैट इज 64 डॉट। ऐसे ही सेकंड पार्ट में
सेकंड वाले पार्ट में कहा है if there are 10 rows, then total number of dots equal to 8 into 10, that is 80 dots. ठीक है, यानी अगर हमारे पास 8 रोज हैं तो 8 इंटू 8 64 डॉट्स होंगी, और अगर हमारे पास ठीक, और अगर हमारे पास 10 रोज हैं तो 8 इंटू 10 दैट इज 80 डॉट्स उसके अंदर होंगी। ठीक है बेटा, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, लीला इज राधा's younger sister। ठीक है, लीला इज राधा's younger sister। लीला हैज 4 years younger than राधा। ठीक, कैन यू राइट लीला's एज इन द टर्म्स ऑफ राधा's एज। टेक राधा's एज टू बी एक्स। सबसे पहले हम मान लेते हैं राधा की एज। लेट राधा एज इक्वल टू एक्स ईयर। ठीक है, तो देखिए लीला क्या है, लीला राधा से 4 साल छोटी है। साफ सीधी बात है, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर राधा आपकी 10 इयर्स की है तो लीला कितने की हो जाएगी? देखिए, अगर एग्जाम्पल के लिए राधा जो है अगर आपकी 10 इयर्स की है तो लीला कितने इयर्स की हो जाएगी? यानी इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, दैट इज 6 इयर्स की, क्योंकि वो क्या है 4 साल छोटी है उससे। तो अगर हमने माना लेट द राधा एज इक्वल टू एक्स ईयर, सो एज ऑफ लीला कितनी हो जाएगी? एज ऑफ लीला हो जाएगी x माइनस 4 ईयर। सिंपल बस, क्योंकि उसने कहा है कि वो उससे 4 साल छोटी है, तो हमने माना लेट द राधा एज, हमने x मान ली, तो लीला की एज कितनी हो जाएगी? तो द एज ऑफ लीला इक्वल टू x माइनस 4 ईयर। अब यहाँ पे आपकी जितनी भी आपकी राधा की एज होगी उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो हमारी किसकी निकल जाएगी? लीला की एज निकल जाएगी। समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, मदर हैज मेड लड्डूज, यानी एक मदर ने एक लड्डूज बनाए। शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली, यानी उन्होंने कुछ लड्डू अपने गेस्ट को दे दिए और कुछ फैमिली को दे दिए। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गिव बाय अवे इज एल, देन हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक। देखिए, मदर नंबर ऑफ लड्डूज गिव अवे इक्वल टू एल, यानी हमने ये माना कि नंबर ऑफ लड्डू गिव अवे। अवे में कौन कौन से आ गए? उनकी फैमिली के मेंबर भी आ गए और गेस्ट भी आ गए, यानी एल लड्डू तो उन्होंने दूसरों को दे दिए। ठीक है, यानी अपने फैमिली मेंबर्स को, गेस्ट को, और रिमेनिंग लड्डू कितने थे? रिमेनिंग लड्डूज इक्वल टू कितने हैं? 5, यानी बचे हुए लड्डू कितने थे? 5। तो उन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ लड्डूज, तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? L प्लस 5। क्यों होंगे L प्लस 5? बेटा देखिए, इसके अंदर जो हमारे L लड्डू जो दूसरों को दिए थे वो, यानी दूसरे कौन कौन से थे? वो गेस्ट थे और फैमिली मेंबर्स थे। बचे हुए लड्डू कितने थे? 5 थे। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितने हम पे क्या मिल जाएगा? हमको टोटल नंबर ऑफ लड्डूज मिल जाएगा, दैट इज
टोटल नंबर ऑफ लड्डूज L+5। क्लियर? चलिए बेटा आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, कल हम इससे आगे से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। थैंक यू।